डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। आप अपने पास लिख लो बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बेटा, दिस टाइम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। अब देखो, मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर इंटरनेट पे नहीं थी जिसमें ये सारी चीजें मैं आपको एक जगह पर दिखा सकूं। सो बेसिकली आई डिजाइन दिस सिनेरियो। मैंने खुद से इसको डिजाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मैं आपको एक ही जगह पर ये सारे प्रोसेस दिखा दूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिक्चर से याद कर लो या वर्डिंग से याद कर लो। पिक्चर से याद कर लो या वर्डिंग से याद कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखो, इसमें ये जो चीजें यूज हो रही हैं बेटा, इनके बारे में भी आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या मतलब? कि भाई डायरेक्ट किसको कहते हैं, रिग किसको कहते हैं, एंटिसलाइन रॉक क्या होती है, रिफाइनरी क्या होती है, ठीक है, नॉन पोरस रॉक्स क्या होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वो बेसिक डेफिनेशन मैंने यहां लिख दिया। एंटिसलाइन रॉक बेसिकली हम एक डोम शेप रॉक को कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास लेयर्स होती हैं। और उन लेयर्स के अंदर बेटा ये सीक्वेंस याद रखना कि सबसे टॉप लेयर होती है गैस की, सेकंड लेयर होती है ऑयल की, थर्ड लेयर होती है वाटर की। क्या ये कभी पेपर में आया है? बिल्कुल आया है। एक बहुत पुराने पास्ट पेपर में मुझे एग्जैक्टली उसका ईयर याद नहीं है, उसमें कैम्ब्रिज ने ये तीनों चीजें पूछी थी और उसमें ऐसे लेबल किया था, एक्स, वाई एंड जी। तो उन्होंने कहा था कि ये एक्स वाई और जी आपके पास तीन लेयर्स हैं, तो इसमें क्या क्या फाउंड होता है। तभी मैंने उसको भी माइंड में रखते हुए आपके पास यहां पर लिख दिया, गैस, ऑयल, वाटर। क्योंकि देखो, गैस लेस डेंस होती है तो वो सबसे टॉप लेयर पे हमें मिलती है, राइट। तो अब बेटा एंटिसलाइन रॉक हमें समझ आ गया। अब देखो, ऑयल ट्रैप क्या होता है, व्हाट इज ऑयल ट्रैप? ऑयल ट्रैप का मतलब होता है कि हमारी दो नॉन पोरस रॉक्स के बीच में हमारा ऑयल होता है। नॉन पोरस रॉक्स क्या होती हैं बेटा? ऐसी रॉक्स विच डू नॉट हैव होल्स और पोर्स। क्या कहा मैंने? द रॉक्स विच डू नॉट हैव होल्स और पोर्स एंड इट डू नॉट अलाउ लीकेज। जैसे अभी देखो, मैंने आप लोग को आइडिया देने के लिए दो रॉक्स बना दी, ठीक है, उसके बीच में बेटा मेरे पास ऑयल है, ये रहा। अब ये मेरा ऑयल बाहर नहीं निकल सकता, इट कैन नॉट एस्केप आउट। क्यों बेटा? क्योंकि ये मेरी जो रॉक्स हैं ये अलाउ ही नहीं करेंगे, इसमें कोई होल्स और पोर्स नहीं है बेटा। तो मेरा जो ऑयल है ना, वो बीच में ट्रैप हो गया। दिस इज कॉल्ड ऑयल ट्रैप, ठीक है। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब मेरा बच्चा देखो यहां पर हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट द डायरेक्ट। पहले तो हमने ऑयल के रिजर्व्स का पता लगाया बेटा, एक प्रॉपर इसका सर्वे होता है, राइट। और उसके अंदर देखा जाता है कि कहाँ रिजर्व हैं, कितने एरियाज पर एक्सपैंडेड रिजर्व हैं। उस रिजर्व्स को पता लगाने के बाद फिर वहां डगिंग की जाती है, माइनिंग कंपनीज काम करती हैं। रैंडमली नहीं होता बेटा, कहीं पे भी वो जाके बोले पूरा एरिया उखाड़ दो जहां से ऑयल रिजर्व्स मिले, ऐसे नहीं होता। पता लगाया जाता है रिजर्व्स का है। डेरिक सेट किया जाता है। व्हाट इज डेरिक? डेरिक इज अ स्टील केज स्ट्रक्चर। क्या कहोगे? स्टील केज स्ट्रक्चर या आयरन केज स्ट्रक्चर विच हैव अ डायमंड कटर माउंटेड ओवर इट। क्या कहा? विच हैव अ डायमंड कटर माउंटेड ओवर इट। आपको पता है ये चीज सेट की जाती है पहले तो जमीन को काटने के लिए, ऐसे ही है बेटा। और जमीन को कट करना इतना कोई इजी टास्क तो है नहीं। सो मेनली द कटर्स यूज्ड आर द डायमंड कटर्स। आपको पता है डायमंड एक हार्डेस्ट आपका मेटल है, वो यूज होता है बेटा। और वो आपकी जमीन को कट करता है, बड़े बड़े डायमंड कटर्स लगे हुए होते हैं। और वो यूं रोल करते हुए, मैं इसको साइड पे दिखाता हूँ, वो यूं रोल करते हुए नीचे जाते हैं बेटा डायमंड कटर, ठीक है। और वो एक्सेस बना देते हैं आपके ऑयल तक का। वंस द एक्सेस मेट, देन दिस डायरेक्ट विल बी रिमूव्ड। जब आपने लैंड को डिफॉर्म कर दिया इस तरीके से, तो फिर आपका ये डायरेक्ट रिमूव हो जाता है। फिर बारी आती है रिग की, ठीक है। नाउ द रिग आर इंस्टॉल्ड। अब ये रिग क्या करते हैं? दे बिल्ड प्रेशर एंड पुल आउट ऑल द ऑयल। क्योंकि ऑयल डेंस चीज है ना बेटा, एकदम से खुद बाहर नहीं आएगी। गैस तो आपको मिल जाती है बाहर, लेकिन ऑयल को आपको पुल करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि इस तरह के ऑयल रिग्स लगे हुए होते हैं जो चल रहे होते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं और आपके ऑयल को बाहर पुल आउट करते हैं, ठीक है। आफ्टर पुलिंग आउट द ऑयल, इट्स सेंट इनटू द रिफाइनरी। अब आपको पता है बेटा कि व्हाट इज क्रूड ऑयल? अब मैं एक और डेफिनेशन तुम्हें यहां पर बता रहा हूं। व्हाट इज क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल क्या होता है?
क्रूड ऑयल इज द रॉ फॉर्म ऑफ द ऑयल विच वी टेक आउट फ्रॉम द सरफेस। आपको पता है वो कितना थिक होता है और कितना स्टिकी होता है? आपने शहद देखा है, हनी? जब आप उस शहद को किसी बॉटल से टिल्ट करते हो तो वो पानी की तरह फ्लो नहीं करता, वो आराम से नीचे आ रहा होता है, आराम आराम से, आराम आराम से, स्टिकी भी होता है। सेम काइंड आपका क्रूड ऑयल होता है, इतना थिक और इतना इतना विस्कस। विस्कस का मतलब होता है बहुत स्लोली मूव करता है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो वो इतना थिक ऑयल तो हमारे किसी काम का नहीं है बेटा। क्या क्या ख्याल है? तो हम उसको भेजते हैं रिफाइनरी में। और आपको पता है कि रिफाइनरी में डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट बनती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, लुब्रिकेंट, गैस, ये एक्सट्रैक्ट होती है। ठीक है? तो मतलब रिफाइनरी का काम होता है उसको रिफाइन कर देना, उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज कर देना। और जब ये हमारी रिफाइनरी में काम हो जाता है, हम उसको कर देते हैं ट्रांसपोर्ट। कितना सिंपल सा मेथड था बेटा। तो अगर आप चाहो तो आप वर्डिंग्स में याद कर लो, या आप चाहो तो आप इसको सेम पिक्चर की मदद से 1, 2, 3 और 4 स्टेप्स में याद कर लो। ठीक है भाई? इजी था बेटा। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, और सेम मेथड ही फॉलो होगा गैस के लिए बेटा, सेम मेथड फॉलो होगा। यहां तक हो गया क्लियर बच्चों? हाँ, डेरिक का मैं फंक्शन बताता हूँ। देखो बेटा, डेरिक क्या काम करता है? डेरिक इज मेनली द स्टील केज या आयरन केज जिसके ऊपर एक कटर माउंट हुआ हुआ है। क्योंकि देखो, आपने जब एक्सेस अपना रिजर्व तक एक्सेस करना है ऑयल के, तो सबसे पहली चीज की क्या जरूरत है? आपको अपने सरफेस को कट करना है, लैंड को डिफॉर्म करना है। और वो काम करता है आपका डेरिक। उसके ऊपर लगा हुआ था डायमंड कटर, जो आपकी लैंड को कट करता है और नीचे तक जाके आपको एक ऑयल तक एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। फिर आप डेरिक को रिमूव करते हो, पाइप्स इंसर्ट करते हो, उस एरिया को पक्का करते हो, पाइप्स लगाते हो उसके अंदर, और फिर आप लाके लगाते हो रिग। अब रिग क्या करते हैं? देखो, ऑयल जमीन के कितना ज्यादा नीचे है, अब वो ऊपर कैसे आएगा? खुद तो नहीं आएगा ना बेटा। अब हमें उसको पुल करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा प्रेशर बिल्ड करके। ठीक है? और वो काम करता है ऑयल रिग। ऑयल रिग उसको बाहर लाने का काम करता है। और फिर उसको निकालते ही फौरन कहाँ भेजेगा? रिफाइनरी में। जहाँ रिफाइनरी में बहुत बड़े बड़े आपके पास बर्नर्स लगे हुए होंगे, उसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स आपके प्रोवाइड किए जाएंगे, और हर एक टेम्परेचर लेवल पे आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है? ये सिंपल काम होता है बेटा रिफाइनरी का। राइट? कैन यू एक्सप्लेन डायरेक्ट? मैंने डायरेक्ट अभी तो बताया बेटा, डायरेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट क्या करता है। इस गैस रिफाइंड? बिल्कुल, रिफाइन होती है। डायरेक्ट का काम होता है बेटा, देखो डायरेक्ट को बहुत सिंपल करो इसको, इसके वर्ड के ऊपर गौर मत करो, डायरेक्ट। ठीक है? कभी कभार ऐसा होता है कि एक वर्ड हम कह रहे हैं तो वो हमें वर्ड थोड़ा सा हैवी लग रहा होता है, हमें इसको समझ नहीं आता। इसको सिंपल इतना याद रखो कि ये कटर है। क्या है? कटर। आपकी सरफेस को कट करने के लिए, और आपको एक एक्सेस बना के देने के लिए ऑयल तक का। जब आपने अपनी लैंड को कट कर दिया, सरफेस को कट कर दिया, तो आपको एक एक्सेस मिल गया कहाँ तक का? ऑयल तक का। बस ये काम था डायरेक्ट का। फिर आपने उसको हटा दिया, फिर आपने ऑयल रिग लगाई, और ऑयल रिग ने क्या किया? सारे के सारे ऑयल को प्रेशर के साथ बाहर निकाल लिया। ठीक है? ये सिंपल सा काम है बेटा। क्रूड ऑयल हमारे पास निकलता है, जो कि एक रॉ ऑयल है। जैसे ही हमने ऑयल को जमीन से निकाला, ठीक है, और जो उसकी इनिशियल फेस होती है दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। क्रूड मतलब गाढ़ा ऑयल। अब वो इतना ज्यादा क्रूड होता है कि वो एक बहुत थिक किस्म का लिक्विड होता है, स्टिकी होता है, आप उस पर हाथ लगाओगे तो आपका हाथ चिपकेगा बेटा। इस तरह का ऑयल होता है। अब ये तो हम गाड़ियों में नहीं डाल सकते। ठीक है? तो हम उसको रिफाइनरी में भेजते हैं, जहाँ वो जाके पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है, डीजल में चेंज हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बेटा, डायरेक्ट, रिग, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमंस। दीज आर ऑल मशीन्स बेटा। नेचुरल मतलब कैसे काम करेंगी? डायरेक्ट नेचुरली कहाँ पर अवेलेबल है? ये तो ह्यूमन मेड चीजें सारी, और ह्यूमंस कंट्रोल दैम अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है? ये सारी ह्यूमन एफर्ट्स हैं बेटा। नेचुरल चीज सिर्फ हमारे पास ऑयल रिजर्व है, बाकी ये सारे निकालने का काम हमें करना है। इसके बाद बच्चा हमारे पास ऑयल एक्सट्रैक्शन को यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है? वही बात जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। देखो, इसमें भी वही बातें मैंने लिखी हुई हैं कि भाई सबसे पहले आपने क्या करना होता है? सर्वे करना होता है, लोकेट करना होता है डोम शेप लेयर को, मतलब
एंटिसलाइन रॉक को फाइंड आउट करना होता है। फिर आप क्या करते हो कि आप डायरेक्ट को प्लेस कर देते हो, उसके ऊपर लगा देते हो। इट इज अ स्टील स्ट्रक्चर टू होल्ड ड्रिलिंग मशीनरी। वही चीज डायमंड कटर। ड्रिलिंग इज मेड टू डेप्थ ऑफ 10 to 20,000 फीट। देखा, मैंने कहा ना कि बहुत नीचे होता है। बाय अ डायमंड कटर। In case of oil, it comes out with force. The oil well is set up to control the flow of oil, then crude oil is sent to oil refinery. डन हो गया बेटा। आपने क्या करना होता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करना है, उसको पुल आउट करना है, और क्या करना है बेटा, उसको आपने रिफाइनरी तक भेज देना है। ये काम है सिंपल सा आपके ऑयल रिग का। डन हो गया बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करते हैं कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। देखो बेटा, अगर हम इसको बाय द पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट करें या बाय द रेलवे करें और बाय द रोडवे करें, तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। इफ वी ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस, सो देयर विल बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई। ठीक है। लाइक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर हमारे पास पाइपलाइन लगी हुई है लाइक दिस, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से फ्लो स्टार्ट होगा और दूसरी जगह पर हमें वो ऑयल रिसीव हो जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है बेटा, अनस्टॉपेबल फ्लो है। इसके बाद फास्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि आप पाइप के थ्रू सप्लाई करो तो उसमें कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा आप सप्लाई करना चाहो। और फास्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसके बाद चीप आफ्टर पाइपलाइंस कंस्ट्रक्शन। वंस यू हैव कंस्ट्रक्टेड द पाइपलाइन, तो फिर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। वहीं ड्रॉबैक क्या है बेटा, एक लीकेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपकी ये पाइपलाइन ब्रेक हो जाती है किसी जगह से, तो फिर वहां से आपका ऑयल स्पिल हो जाएगा। ठीक है। ऑयल स्पिल होगा तो बेटा ऑयल वेस्ट हो जाएगा। एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट अ टाइम। इसका क्या मतलब है कि वन प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड। देखो बेटा, अगर आपके पास एक पाइप है, पाइप के अंदर आप एक टाइम में या तो वाटर सप्लाई कर सकते हो या कोई जूस सप्लाई कर सकते हो। एक ही वाटर में अगर आप जूस और वाटर को एक साथ सप्लाई करोगे तो वो तो मिक्स हो जाएंगे, है ना भाई। तो सेम लाइक दैट कि अगर आपके पास एक ही पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें या तो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करा सकते हो या उसकी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करा सकते हो, पेट्रोलियम वगैरह ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। ठीक है। एक वक्त में दो चीजें नहीं कर सकते। इसके बाद एक और सबसे बड़ा मसला ये कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स आर वेरी मच एक्सपेंसिव बेटा। बहुत ज्यादा पैसा आपका लगता है इसके अंदर, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। और हम दोबारा वही कैपिटल की बात करेंगे, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ फंड्स, राइट। अब एक और पाइपलाइन का ड्रॉबैक पता है क्या है, कि पाइपलाइन से आप जो ऑयल सप्लाई है वो सिर्फ मेजर सिटीज में कर सकते हैं, क्योंकि पाइपलाइन इज अ एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट विच ओनली कनेक्टेड विद द सिटीज, मेजर सिटीज, जैसे मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया आपका। ठीक है। लेकिन बेटा आपका जो नॉर्दर्न एरियाज हैं और रिमोट एरियाज हैं वो आपके पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं होते, तो वहां एक ड्रॉबैक आ गया। अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे में हम कह सकते हैं कि इट कैन रीच सच एरियाज वेयर पाइप्स कैन नॉट। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे पास रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज, इंटीरियर एरियाज, जहां पर हमारा पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं रीच आउट कर पा रहा, वहां पर हम रेलवे की मदद से ऑयल सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मोर देन वन प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, अब देखो बेटा, एक और बेनिफिट हमें रेलवे में मिल गया। और वो क्या है कि अब रेलवे के अंदर हम जितनी प्रोडक्ट चाहें उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जितनी प्रोडक्ट चाहें। जैसे कि अब हमारे पास रेलवे कंपार्टमेंट्स हैं। एक कंपार्टमेंट में हमने लुब्रिकेंट को रख दिया, एक में हमने क्रूड ऑयल रख दिया, एक में हमने डीजल रख दिया। ठीक है। एट अ टाइम हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, टैंकर्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है। इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल यूजर्स। क्या मतलब बेटा, कि अगर हमें बहुत लिमिटेड ऑयल सप्लाई चाहिए तो फिर हमारे पास ये वाला बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ मैं रोड की भी एडवांटेज जोड़ देता हूँ। लेकिन बेटा रेलवे में एक ड्रॉबैक क्या है, कि रेलवे रूरल एरियाज, प्लेन एरियाज तक तो ऑयल सप्लाई कर देगा, लेकिन जो हमारे पास एलिवेटेड एरियाज हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बेटा, तो फिर वहां तो रेलवे नहीं जाती है। आपने कभी देखा गिलगित के अंदर रेलवे ट्रैक, ठीक है, या सवात की पहाड़ियों में रेलवे ट्रैक, वहां तो नहीं है। तो अब उन एरिया में क्या ऑयल की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी बेटा, उनकी भी वर्कशॉप्स हैं, उनकी भी व्हीकल्स हैं जिसमें ऑयल की नीड है। तो वहां तक कैसे जाएगा? वहां काम करेगा आपका रोडवे।
ऑयल टैंकर्स बड़े बड़े ये लेके जाएंगे ऑयल। ठीक है। इसके बाद इसमें भी एक बेनिफिट ये है कि मोर देन वन प्रोडक्ट, एक टैंकर में आप लुब्रिकेंट रख दो, एक में पेट्रोलियम रख दो, एक में आप डीजल रख दो, अलग अलग टैंकर्स हैं, आप जितने चाहो ले जाओ। राइट। लेकिन वहीं इसका ड्रॉबैक क्या है, रेलवे का ड्रॉबैक है बेटा, इसमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी जाएगी। सेम गोज विद द रोड। रेलवे स्लो मेथड, सेम गोज विद द रोड। दोनों का सेम है, दोनों स्लो मेथड है, टाइम टेकन है। ठीक है। और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स लाइक लीकेज, एक्सीडेंट्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं बेटा। जैसे रेलवे है, उसमें आग लग गई बेटा, ठीक है, आपका ऑयल वेस्ट हो गया, या आपके ऑयल टैंकर्स का एक्सीडेंट हो गया। राइट। यहां तक क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? नहीं बेटा, पाकिस्तान में ऑयल की भी जो पाइपलाइंस है वो भी हैं। पार्को, पार्को लगा हुआ था हमारे पास, पाकिस्तान पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट था जो हमारी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना पाइपलाइंस पाकिस्तान के अंदर जो थी आगे चल के। गैस पाइपलाइंस भी हैं हमारे पास, ऑयल पाइपलाइंस भी थी, पार्को था। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस पाइपलाइंस, यहाँ पर हम तीन तरह की गैस पाइपलाइंस को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है SSGC, मतलब सुई साउदर्न गैस कंपनी। इसके बाद हमारे पास है SNGPL, मतलब सुई साउदर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। सुई सुई नॉर्दर्न, सॉरी, सुई साउदर्न तो SSGC है ना। SNGPL क्या है बेटा? सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। और फिर इसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको शो करिए कि ये रहा ईरान हमारा यहाँ पर, और ईरान से पाकिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन आ रही है बेटा। इसके साथ साथ आप देख लो कि हमारे पास ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हैं SNGPL की। और ये कहाँ कहाँ तक जा रही हैं बेटा? ये जा रही हैं आपकी मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर तक। ठीक है, डन हो गया बेटा। और इसके बाद आपकी जो ये वाली लाइंस है SSGC सुई साउदर्न, ये क्वेटा, कराची इनको कवर कर रही हैं, सिंध को मेनली कवर कर रही हैं। ठीक है। तो ये है बेटा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। डन हो गया? ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है? डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस पाइपलाइंस। ठीक है। अब बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन को आपको पता है कि इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप लोगों ने देखा होगा जो मैं टिप्स बता रहा था, हाउ टू स्टडी द PST। उसमें मैंने ये बात कही थी कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब द डेंसिटी, डिस्क्राइब द लोकेशन। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना, सिंपल सा पैटर्न है यार। अगर वो सीख लिया ना तो ये फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेट, किसी भी चैप्टर से रिलेट आए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी बेटा। तुम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और इसका सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले ये बताओ कि क्या पूरे पाकिस्तान में जिस भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, क्या वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवनली है। क्या मतलब कि क्या वो पूरे पाकिस्तान में सेम क्वांटिटी है या अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है। दूसरी बात कि फिर आप उन एरियाज, उन डायरेक्शन को मेंशन करो बेटा कि जहां पर आपके पास बहुत मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, डेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर उन एरियाज को मेंशन करो जहां पर कम है, और फिर उन एरियाज को मेंशन करो जहां पर बिल्कुल नहीं है या बहुत लीस्ट है। ठीक हो गया जी? ये तरीकेकार है। वाई नेचुरल गैस इज एन ईजी फ्यूल टू एक्सट्रैक्ट, बच्चों वाली टॉपिक है बेटा, पढ़ लेना। कि क्योंकि एक तो लाइटर इन वेट है, दूसरा हमारे पास स्मॉल एरिया के ऊपर इसके रिजर्व्स होते हैं, तो हम बहुत इजीली स्मॉल एरिया को टारगेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें। वाई नेचुरल गैस यूज इन होम्स, अगेन इजी टू कैरी, पोर्टेबल। ठीक है, हम गैस सिलेंडर्स में उसको यूज कर लेते हैं, चीपर फ्यूल है। देखो अगर हम गैस को यूज नहीं करें तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? कोल या फायरवुड। फायरवुड, अगर हम फायरवुड की तरफ जाते हैं तो देन वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बेटा वो तो वैसे ही हमारे लिए एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा इन्वायरमेंट पे। ठीक है। दूसरी बात, ये क्लीनर फ्यूल होता है बेटा, क्लीन होता है, इसमें कोई स्मोक क्रिएट नहीं होता हमारे पास, कोई एशेस कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत क्लीनर हमारे पास फ्यूल होता है, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ईजी होती है। हमने सिलेंडर्स के अंदर इसकी ट्रांसपोर्टेशन कर दी है। जबकि वुड, कोल और ऑयल, इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट है बेटा।
राइट। और चीपली अवेलेबल भी होती है। पाकिस्तान इसको इंपोर्ट भी नहीं करता, लोकली हमारे पास अवेलेबल है। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक ये देखते हैं बेटा कि हाउ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर स्टेशन, कि भाई हमारे थर्मल पावर स्टेशन में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कि अब वो क्या मेथड है, वो क्या फिनोमिना है कि जिसकी वजह से हमारी हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देखो बेटा, इट ऑल स्टार्टेड विद दिस बॉयलर। ठीक है। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं बेटा, ये जो पाइप्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर होता है हमारे पास वाटर। क्या होता है बेटा? वाटर इज द मेन थिंग जो यहाँ पर यूज हो रही है। इसके अंदर होता है वाटर बेटा। अब हम क्या करते हैं, वाटर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं बाय बर्निंग द कोल या गैस। ठीक है। हम इसको बर्न करते हैं बेटा, हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा ये वाटर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है स्टीम के अंदर। ऐसे ही है। और ये स्टीम मूव करते हुए जाती है बेटा, और यहाँ पर जाके हमारे इस तरीके से एक टरबाइन लगा हुआ होता है जिसमें हमारे पास ब्लेड्स होते हैं। ठीक है। अब ये स्टीम जाके उस टरबाइन को हिट करती है, जिसकी वजह से दिस टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग, इस तरह रोटेट करना शुरू करता है बेटा। बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन द जनरेटर। जनरेटर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देन हमने इसके वोल्ट्स को हाई करना होता है, तो वी यूज ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इसके वॉल्यूम उसके वोल्ट्स को हाई करता है, और फिर आपकी ट्रांसमिशन लाइंस की मदद से पहुंचा देता है बेटा आपके घरों तक। ठीक है, ये आपके घर आ गए, यहाँ तक आपको जो है वो पावर सप्लाई हो जाती है बेटा। ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देख लो कि हमारे पास क्या क्या मेन मेन चीजें हैं। ये अलग से बेटा, कूलिंग टावर का मतलब ये कि जब आपकी जो स्टीम का मेन काम क्या था, स्टीम का मेन मेन काम था हमारे पास कि इस टरबाइन को घुमाना। जब उसने एक दफा टरबाइन को घुमा दिया, रोटेट कर दिया बेटा, तो ये स्टीम यहाँ पर आती है और कंडेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? कंडेंस। जिससे वो दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, और फिर वो दोबारा से स्टीम होने के लिए आगे चली जाती है। तो ये प्रोसेस चल रहा होता है बेटा। दोबारा सुन लो। इन द बॉयलर व्हाट वी डिड बेटा, वी सप्लाइड हीट टू द वाटर, जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम ने हिट किया टरबाइन को, टरबाइन ने किया रोटेट होना स्टार्ट। ठीक है। जैसे ही टरबाइन रोटेट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में बनना शुरू हो गई, और फिर हमने ट्रांसफॉर्मर की मदद से उसका वोल्ट हाई करके ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू घरों तक सप्लाई कर दिया। ये एक सिंपल सा फिनोमेना है। अब अगर आप में से किसी को ये कंफ्यूजन है कि सर ये टरबाइन कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो बेटा इसमें थोड़ा सा आपको ना फिजिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, और फिजिक्स आपका ये डाउट क्लियर करेगी कि फिजिक्स में आप देखोगे जाके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे काम करता है। माइकल फैराडे का क्या एक्सपेरिमेंट था जिसने ये चीज फाइंड आउट की थी कि मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये चीज आपको वहां से पता लगेगी इन डिटेल्स, लेकिन आपकी ज्योग्राफी में वो आपसे नहीं पूछेंगे कि हाउ द टरबाइन कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है पूछते तो, लेकिन इतना साइंटिफिक इसका रिप्लाई नहीं होगा जितना फिजिक्स के अंदर होता है। तो आप सिंपल बता देंगे कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द मूविंग मैग्नेटिक फील्ड।